हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। अगर आप चतुर्भुज के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि चार सरल भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। आज हम चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि कोई भी चतुर्भुज जो 100 प्रतिच्छेदी नहीं है। 100 प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करते। प्रतिच्छेद का मतलब काटना और 100 का मतलब स्वयं स्वयं को नहीं काटती, उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं जो सबसे पहला चित्र है, इसके अंदर चार भुजाएं हैं चतुर्भुज की और ये बंद आकृति है। इनमें से कोई भी भुजा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम सरल चतुर्भुज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका उत्तर होगा। और एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी भुजाएं स्वयं को प्रतिच्छेद करे उसको हम जटिल चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आप चित्र जो दूसरा चित्र है उसमें भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर चतुर्भुज की जो सीडी भुजा है वो ए बी भुजा को प्रतिच्छेद करती है। जो पहली वीडियो में हमने प्रश्न किया था कि चतुर्भुज 7 प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर वर्ग, आयत, समचतुर्भुज ये सारी हमने की थी, वो सारी की सारी चतुर्भुज सरल चतुर्भुज के अंतर्गत आती है। अब हम आगे देखते हैं। सरल चतुर्भुज को फिर दो भागों में बांटा है। तो उनमें से जो पहला भाग है उसको उत्तल चतुर्भुज कहते हैं और दूसरा है अवतल चतुर्भुज। तो उत्तल चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसके अंदर सबसे पहली विशेषता है कि इसका प्रत्येक अंत्यकोण 180 डिग्री से कम होता है। और जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि इसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित होते हैं। यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हैं, अगर एसी विकर्ण को हम मिलाते हैं तो एसी विकर्ण हमारा चतुर्भुज के अंदर ही आएगा। उसी प्रकार अगर शीर्ष बी और डी को हम मिलाते हैं तो बी डी विकर्ण भी चतुर्भुज के अंदर आएगा। और इस चतुर्भुज के जो चारों कोण है ए बी सी डी, ये प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है, तो इसलिए इसको हम सरल चतुर्भुज कहते हैं। अब इस चतुर्भुज के भी कुछ प्रश्न आते हैं इसी की विशेषताओं के आधार पर। यह कहता है कि एक सरल चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है वो कौन सी चतुर्भुज होती है। तो अभी हमने देखा है इस प्रकार के चतुर्भुज को हम उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, एक सरल चतुर्भुज जिसके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर स्थित हो उसे कौन सी चतुर्भुज कहेंगे। तो ये हमारी उत्तल चतुर्भुज होगी। तो इन्हीं के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो टोटल 7 प्रकार के चतुर्भुज हम करेंगे उनमें से जो पहली 6 चतुर्भुज है, यानी कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके अलावा पतंग रूपी चतुर्भुज, ये 6 की 6 चतुर्भुज हमारी उत्तल चतुर्भुज होती है। यानी कि इन चतुर्भुजों का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है और इनके दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर ही स्थित होते हैं। यानी कि इनको हम साधारण चतुर्भुज या फिर सरल चतुर्भुज भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं अवतल चतुर्भुज क्या होती है। क्या इसके अंदर कितने कोण ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री से अधिक होते हैं। तो उत्तल चतुर्भुज के उलट इसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। उत्तल चतुर्भुज के अंदर जहां प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है, वहीं इस चतुर्भुज के अंदर सिर्फ एक, ये ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ एक ही कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है, एक से ज्यादा नहीं। और इसके दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित होता है। ये जो पहला चित्र है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो कोण ए है ये कोण 180 डिग्री से बड़ा है। इसके अलावा जो बाकी 3 कोण है बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों कोण 180 डिग्री से कम है। दूसरा हम विकर्ण देखें, अगर ए और सी शीर्ष को मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो विकर्ण आता है वो तो चतुर्भुज के अंदर है, परंतु बी और डी शीर्ष को जब हम मिलाते हैं तो यहाँ जो विकर्ण आएगा वो चतुर्भुज के बाहर है। यानी कि चारों कोणों में से एक कोण तो 180 डिग्री से बड़ा होता है और दोनों विकर्णों में से एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर होता है। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम कहते हैं अवतल चतुर्भुज। इसी विशेषताओं के आधार पर यहाँ पे 2 प्रश्न अलग अलग बनेंगे। ये कहता है कि एक सरल चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण 180 डिग्री से बड़ा हो वो कौन सी होगी। तो इसका उत्तर होगा ये होती है अवतल चतुर्भुज। या फिर एक सरल चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बाहर स्थित हो उसको क्या कहते हैं। तो ये भी होती है हमारी अवतल चतुर्भुज। अब अगला प्रश्न है, समचतुर्भुज है। क्या समचतुर्भुज एक उत्तल चतुर्भुज है, अवतल चतुर्भुज है, जटिल चतुर्भुज है या इनमें से कोई नहीं। तो इनकी विशेषताएं हमने देखनी पड़ेगी और जिसकी भी विशेषता समचतुर्भुज से मिलती है उसी के अंदर ये समचतुर्भुज आ जाएगी। तो सबसे पहले हम जटिल चतुर्भुज से शुरुआत करते हैं। जटिल चतुर्भुज वो होती है जिसकी भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो समचतुर्भुज के अंदर तो ऐसा नहीं होता। अवतल चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण चतुर्भुज से बाहर होता है, तो समचतुर्भुज में भी ऐसा नहीं होता।
और उत्तल चतुर्भुज के अंदर क्या होता है कि दोनों विकर्ण चतुर्भुज के अंदर होते हैं और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इसका मतलब समचतुर्भुज एक उत्तल चतुर्भुज है। अगर हमारा प्रश्न आ जाता है कि चतुर्भुज कितने प्रकार की होती है, तो हम 7 ही प्रकार की कहेंगे उनको। उत्तल, अवतल, सरल या जटिल चतुर्भुज ये जो है ये अलग से वर्गीकरण है। हमारी सातों की सातों चतुर्भुज इन्हीं के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं समलंब चतुर्भुज क्या होती है। पहले 4 चतुर्भुजें हम पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समानांतर चतुर्भुज। अब 5वें जो हमारे चतुर्भुज है वो समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किस प्रकार की होती है, ये चित्र के अंदर आप देख सकते हैं। ये जो पहला चित्र है ये समलंब चतुर्भुज का है। इसकी विशेषता होती है, जो ऑप्शन सी है ये इसका उत्तर है, सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानांतर हो, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीसी भुजा है वो एबी भुजा के समानांतर है, परंतु एडी भुजा बीसी भुजा के समानांतर नहीं है। तो दोनों युग्मों में से, दोनों भुजाओं के जो युग्म हैं आमने सामने के, उनमें से एक युग्म यहाँ पर समानांतर है। अगर दोनों युग्म समानांतर हो तो क्या वो भी समलंब चतुर्भुज कहलाएगी। तो दूसरा जो चित्र है हमारा ये समानांतर चतुर्भुज का है। इसके अंदर जो ये भुजा है ए बी, ये समानांतर है सी डी के। इसी प्रकार एडी भुजा समानांतर है बीसी के। तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है। इसको हम समलंब चतुर्भुज भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म कम से कम समानांतर होना जरूरी है। अगर एक से ज्यादा है, जैसे कि इस समानांतर चतुर्भुज के अंदर है, तो भी हम इसको समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। प्रश्न नंबर 9 इसी से संबंधित है। ये कहता है समानांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होता है, ये सत्य है या असत्य। तो ये बिल्कुल सत्य है। समानांतर चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। ये विशेषताओं के आधार पर ही हमने देखना होता है। जब हम समानांतर को समलंब कहेंगे तो समानांतर के अंदर समलंब की विशेषता होना जरूरी है। और समलंब चतुर्भुज होने के लिए एक ही विशेषता होनी चाहिए कि आमने सामने की भुजाओं के जो युग्म होते हैं उनमें से एक युग्म समानांतर हो। तो जिस भी चतुर्भुज के अंदर ये विशेषता है उस सभी चतुर्भुजों को हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। जैसे कि वर्ग को भी हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं, आयत को भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज को भी हम समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। यहाँ पर जो समलंब है इसका अर्थ होता है समान लंब। सम का मतलब समान और लंब का मतलब लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाने वाला रेखाखंड। अब क्योंकि चित्र के अंदर हम दोबारा देखें, डीसी भुजा ए बी भुजा के समानांतर है, यानी कि इनके बीच का अंतर हमेशा समान रहेगा, तभी इनको हम समानांतर कहते हैं। तो इसलिए डीसी भुजा से हम जितने भी लंब डालेंगे ए बी भुजा के ऊपर, वो सारे के सारे लंब समान होंगे, उनकी लंबाई समान होगी। इसीलिए हम इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। ये कहता है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। अब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में एक शब्द और हमारे सामने आया है, समद्विबाहु। समलंब क्या होती है ये तो हम देख चुके हैं। अब समद्विबाहु शब्द का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। ये सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजाएं। अब इस चित्र को हम देखते हैं। हमारे पास दोनों चतुर्भुजों के चित्र है। ये जो पहला चित्र है ये है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। इसके अंदर ए बी भुजा और सी डी भुजा ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इसके अलावा ये बीसी भुजा समानांतर है ए डी भुजा के। अब ये दोनों भुजाएं समानांतर है इसलिए हम इसको समलंब कहेंगे, और दो भुजाएं इसकी समान है इसलिए इसको हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे सामने जो दूसरा चित्र है इसके अंदर डीसी भुजा ए बी भुजा के समानांतर है, इसलिए हम इसको समलंब कह सकते हैं। परंतु एडी भुजा बीसी भुजा के समान नहीं है, इसलिए इसको हम समद्विबाहु नहीं कह सकते। ये सिर्फ समलंब चतुर्भुज है। अगर समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है हमारे पास तो उसके दोनों विकर्ण समान होते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। और सिर्फ विकर्ण ही नहीं, इसके कोण भी समान होंगे। जो आसन कोण होते हैं, जैसे कोण ए जो है वो कोण डी के समान होगा, यानी कि दोनों आधार कोण समान होंगे। उसी प्रकार कोण सी जो है वो कोण बी के समान होगा। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। अगला प्रश्न है समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के आधार कोण समान होते हैं, तो ये भी सत्य है। न केवल आधार कोण बल्कि आधार के सामने जो भुजा होती है, यानी कि आधार के जो समानांतर भुजा होती है
उसके भी दोनों कोण समान होते हैं। प्रश्न नंबर 12 है पतंग रूपी चतुर्भुज। पतंग रूपी चतुर्भुज पतंग के आकार की होती है कुछ इस प्रकार से, और इसी आकार के कारण इसको पतंग रूपी चतुर्भुज कहते हैं। इसकी जो आसन भुजाएं होती है, यानी कि एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों समान होती हैं। इसी प्रकार जो नीचे वाली दोनों भुजाएं होती हैं, ये भी दोनों समान भुजाएं होंगी। इनको बोलते हैं आसन भुजाओं के जोड़े। तो पतंग रूपी चतुर्भुज की यही विशेषता होती है। इसका जो ऑप्शन सी है, आसन भुजाओं के जोड़े समान होते हैं, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पतंग रूपी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात सत्य है या असत्य? तो ये सत्य है या असत्य है, इसको समझने के लिए हमने इस चित्र को देखना पड़ेगा। क्या दोनों विकर्ण एक दूसरे का आधा करते हैं या नहीं? आधे का मतलब समद्विभाजित करते हैं या नहीं? तो जो बड़ा विकर्ण है CD, उसको हम देखें तो जो ऊपर का भाग है ये छोटा है और जो इसके नीचे का भाग है ये बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों विकर्णों का समद्विभाजन नहीं हुआ। तो ये जो चीज हमें दी गई है प्रश्न नंबर 13 के अंदर कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये असत्य हो जाएगी। समकोण पर तो काटते हैं, ये सत्य है। यहाँ पर जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण पर काटते हैं, ये सही है, पर काटते हैं ये समद्विभाजित नहीं करते। तो काटते शब्द आएगा इसके लिए, ना कि समद्विभाजन। अगला प्रश्न है पतंग रूपी चतुर्भुज के कितने विकर्णों का समद्विभाजन होता है? अब एक विकर्ण तो हम देख चुके हैं जिसका समद्विभाजन नहीं हुआ। दूसरा विकर्ण हम देखते हैं AB। AB का जितना भाग इधर है उतना ही भाग दूसरी तरफ है, यानी कि AB विकर्ण का समद्विभाजन होता है परंतु CD विकर्ण का समद्विभाजन नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि पतंग रूपी चतुर्भुज में एक विकर्ण का समद्विभाजन होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन A 1 का। प्रश्न नंबर 15 है इनमें से कौन सी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर नहीं काटते? यहाँ पर काटते शब्द है, तो ये जरूरी है कि विकर्ण 90 पर काटे, चाहे वो एक दूसरे का समद्विभाजन करे या ना करे। पहला ऑप्शन है वर्ग। वर्ग के अंदर ये 90 का कोण भी बनाते हैं और समद्विभाजन भी करते हैं। इसके बाद है आयत। आयत के विकर्ण 90 का कोण नहीं बनाते। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमने वो चतुर्भुज ढूंढनी है जिसके विकर्ण समकोण पर नहीं काटते, तो उसका उत्तर होगा हमारा आयत, क्योंकि आयत के विकर्ण 90 पर नहीं काटते। आयत के विकर्ण समद्विभाजित तो करते हैं परंतु वो समद्विभाजन समकोण पर नहीं होता। अगर हम समचतुर्भुज को देखें तो समचतुर्भुज के विकर्ण भी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और पतंग रूपी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समद्विभाजित नहीं करते, सिर्फ काटते हैं। प्रश्न नंबर 16 है इनमें से कौन सी चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते? तो वर्ग के तो दोनों विकर्ण समान होते हैं, हमने पहली वीडियो के अंदर देखा था। आयत के भी दोनों विकर्ण समान होते हैं। समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज के भी दोनों विकर्ण समान होते हैं, अभी हमने देखा है। समलंब चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान नहीं होते, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन D। एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं एक अंतःवृत्त की स्पर्श रेखाएं हों कहलाती है। तो इसके अंदर हमने कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो अंतःवृत्त क्या होता है, और उसके बाद हमने देखना पड़ेगा कि स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं। अंतःवृत्त का मतलब होता है एक ऐसा वृत्त जो किसी आकृति के अंदर स्थित हो, तो उसको हम अंतःवृत्त कहते हैं। और स्पर्श रेखाएं का मतलब होता है वो रेखाएं जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। तो चतुर्भुज के अंदर अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि उस चतुर्भुज के अंदर कोई वृत्त स्थित हो और उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं उस वृत्त की स्पर्श रेखाओं का अगर कार्य करे, तो इस प्रकार की चतुर्भुज को हम स्पर्शी चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो C है वो सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र के अंदर ये जो वृत्त है ये इस चतुर्भुज के अंदर है, और इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन चुकी हैं, तो इसलिए इस चतुर्भुज को हम स्पर्शी चतुर्भुज कहेंगे। यहाँ पर इस चतुर्भुज में एक विशेषता होती है, इसको आपने ध्यान रखना है कि इसकी जो सम्मुख भुजाओं का योग होता है वो हमेशा समान होता है। यानी कि अगर भुजा AB और भुजा CD को हम जोड़े, वो भुजा BC और AD के योग के समान आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्शी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योग हमेशा समान होता है। अगला प्रश्न है जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक परिवृत्त की परिधि पर स्थित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर हमने परिवृत्त को देख लेते हैं कि परिवृत्त क्या होता है। परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर, और वृत्त का मतलब हमें पता ही है कि वृत्त होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी चतुर्भुज जिसको एक वृत्त चारों ओर से घेरे हो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ चित्र के अंदर हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज को चारों ओर से एक वृत्त घेरे हुए है, और इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष हमारे वृत्त की परिधि पर स्थित है।
तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसका ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा, चक्रीय चतुर्भुज। अगला प्रश्न है, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री को कई तरह से लिख सकता है वो। इसको सरल कोण भी लिख सकता है, ऋजु कोण भी लिख सकता है, या फिर दो समकोण लिख सकता है, या फिर इसके अलावा पाई रेडियन भी इसको लिखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज कौन सी है इनमें से? तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता हमने देख ली कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जिस भी चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होगा वही चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगी। सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं, वर्ग। क्या वर्ग के आमने सामने कोणों का योग 180 होता है? तो हमें पता है कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो इसके आमने सामने कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे, यानी कि उनका योग होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार आयत के भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आयत के भी आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों, वर्ग और आयत, ये दोनों चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं? तो सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के संपूरक होते हैं। संपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग 180 डिग्री हो। यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या करेंगे कि वो जो ऑप्शन ए है सरल कोण, इसको भी ठीक कर सकते हैं, परंतु इसका उत्तर सरल कोण नहीं होगा, क्योंकि सरल कोण का मतलब होता है कि पूरा का पूरा कोण, एक कोण 180 डिग्री का हो, उसको हम सरल कोण कहते हैं। और संपूरक कोण वे होते हैं जब दो कोण हो और दोनों का योग 180 डिग्री हो, तब संपूरक होते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन बी है पूरक कोण, तो पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री हो। आगे चलते हैं, इन आकृतियों में हमें अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। तो ये सारी की सारी चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज की जो विशेषता है कि आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी के आधार पर हम चलेंगे। पहले चित्र के अंदर अगर हम कोण P और R को देखें तो यहाँ पर ये दोनों कोण है 3x और x। हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 3x जमा में x, और इसको बराबर रखेंगे 180 डिग्री के, और हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि ये दोनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार कोण S और Q को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगले चित्र के अंदर हम देखेंगे जो कोण D है वो हमें दिया गया है 120 डिग्री का, तो इसी के आधार पर हम कोण B भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है। हमें कोण B पता चल जाएगा, ये 60 डिग्री का होगा। अब हमें क्योंकि कोण X की वैल्यू निकालनी है, तो हम त्रिभुज ABC को देखेंगे। त्रिभुज ABC में कोण B हमें पता चल चुका है। कोण C हमें पता है कि ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। ये जो निशान होता है, चिन्ह होता है, ये 90 डिग्री के लिए होता है। अब हमें यह भी पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दो कोण हमें पता है, और तीसरा कोण निकालने के लिए हम 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगले चित्र को आप करके देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए। अब ये जो चित्र है, इसके अंदर एक और नई महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर जो कोण x है वो इसके सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होगा। ये तो हमें पता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, परंतु इसको भी हमने ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर एक कोण अपने सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर भी होता है। तो कोण x हमारा 98 डिग्री का होगा। इसी प्रकार अगर हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो y जमा में 27, ये दोनों मिलकर 53 डिग्री के बराबर होंगे। तो इस प्रकार से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगला जो चित्र है, इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर क्या होता है कि केंद्र पर बना कोण, यानी कि केंद्र पर ये जो कोण है ये 2x का अगर है, तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण से दुगना होता है। यानी कि परिधि पर हमारा जो कोण है वो x का है, तो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो इससे दुगना 2x होगा। इसी प्रकार यहाँ पर केंद्र पर हमारा जो कोण है वो 2y है, तो परिधि पर जो कोण होगा वो इसका आधा होगा, यानी कि y के बराबर। तो इस प्रकार का प्रश्न भी काफी आ जाता है। यहाँ पर केंद्र पर अगर कोण 120 डिग्री का हो, तो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण होगा, तो परिधि पर जो कोण होगा इधर वो 60 डिग्री का होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, जिस चक्रीय चतुर्भुज के कोण व भुजा समान हो वो कौन सी होती है? अब ये तो हम देख चुके हैं कि वर्ग व आयत दोनों ही चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। परंतु आयत के अंदर चारों भुजाएं समान नहीं होती, और इसने कहा है कि भुजाएं भी समान होनी चाहिए, सिर्फ कोण नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समान होते हैं,
और ये एक चक्रीय चतुर्भुज भी है क्योंकि आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। प्रश्न नंबर 24 है, वर्ग का विकर्ण उसकी भुजा से होता है। तो इसको ध्यान रखें, विकर्ण हमेशा बड़ा होगा भुजा से। प्रश्न नंबर 25 है, चतुर्भुज का परिमाप होता है। परिमाप का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर का, और माप का मतलब होता है पैमाइश, यानी कि चारों ओर की पैमाइश। तो जिसका भी हमें परिमाप निकालना होता है उसकी सभी भुजाओं का आप योग निकाल लो तो परिमाप निकल जाता है। यानी कि अगर त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, चतुर्भुज है तो चारों को जोड़ दो, अष्टभुज है तो आठों को जोड़ दो। सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। तो उसके आधार पर जो ऑप्शन सी है, चारों भुजाओं का योग, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वर्ग की भुजा 5 मीटर है तो परिमाप होगा, यानी कि 5 को 4 बार हम जोड़ देंगे या 5 को 4 से गुणा कर देंगे, वो इसका उत्तर होगा। इसके आधार पर ऑप्शन ए 5 गुणा 5 मीटर ये गलत है, ऑप्शन बी 5 गुणा 5 वर्ग मीटर ये भी गलत है, ऑप्शन सी और डी है, इसके अंदर से हमने देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। ये 5 गुणा 4 है। तो जो ऑप्शन डी है इसमें जो वर्ग शब्द है ये क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है, 5 गुणा में 4 मीटर यानी कि 20 मीटर। प्रश्न नंबर 27 है, यदि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात 1:3:5:7 हो तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब उस 360 डिग्री के हमने इस अनुपात के आधार पर अनुपातिक योग अगर हम निकाल लें तो अनुपातिक योग हमारा 16 आएगा। अब उस 360 डिग्री के हम 16 भाग करेंगे तो जो सबसे एक भाग होगा वही सबसे छोटा कोण होगा। तो 360 को 16 से भाग करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 22.5 डिग्री होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त होता है। क्या ये वृत्त चतुर्भुज के अंदर होता है? अंदर तो नहीं होता। अगर चतुर्भुज के अंदर है तो उसको हम सपर्शी चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा है बाहर होता है, या फिर ऑप्शन सी परिगत होता है। तो बाहर में और परिगत में अंतर है। बाहर का मतलब वो उसके बाहर हो सकता है, परंतु परिगत का मतलब होता है उसके चारों ओर हो, यानी कि उसको चारों तरफ से घेरे हुए हो। तो चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होती है जिसको एक वृत्त चारों ओर से घेरे हुए होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो उत्तर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।